सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा आज का गेम पिन है 47179999, यस 999। सो मैं इसको कॉपी करके अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर भी कर देता हूँ, नहीं तो आप ना स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो। तो फिर अगर कोई न्यू है तो उनको बता दो कि आपको www.kahoot.it पे जाना है। वहाँ पे गेम पिन ये वेबसाइट पे जाके आपको गेम पिन मांगेगा, तो आज की गेम पिन डालना है और गेम और जूम पे भी जो बच्चे हैं प्लीज़ आप भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम अभी कुछ ही देर में यस लास्ट ना 5 को मैं ना स्टार्ट कर दूंगा। इट्स 5-4 नाउ। तो 1 मिनट हम लोग आपके लिए रुकेंगे और उसके बाद है ना गेम को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग अगर लेट हो रहा है तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे, नहीं तो हम लोग गेम स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमारी गेम की पिन है 47179999। गेम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट आवर गेम। आज हमारा टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर है टंगस्टन एमिट्स लाइट एट। अब यहाँ पे कौन से डिग्री सेल्सियस पे टंगस्टन लाइट एमिट करता है। तो लेट्स सी कितने जन इसका आंसर राइट देते हैं, किसको जन को मालूम है। आई होप आपने बराबर नंबर को पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है सब कंफ्यूजन वाले हैं। एंड लेट्स सी कितने बच्चे ने बराबर नंबर्स को पढ़ा है, बराबर 0 को गिना है और बराबर है ना 0 डिग्री सेल्सियस को देखा है। तो यार आई कैन सी 10 आंसर आ चुके हैं हमारे पास। एंड यस 4 पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ राइट आंसर दिया है। तो शायद आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा था, मगर मैंने हर बार बोला है जब भी आप सेशन ज्वाइन करो तो फिर टेक्स्ट बुक को एक बार बस रिफर करके आओ, क्योंकि आपने पूरा साल भर पढ़ा है। तो बस रिवाइज करने की ज़रूरत है, रिकॉल करने की ज़रूरत है। और है ना जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको याद दिलाना है वो तो मैं इधर हूँ करने के लिए। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो 5 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ब्लू ऑप्शन चूज़ किया, दैट इज 2500 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा कुछ सेल्सियस हमारे बुक में ही नहीं है। बुक में तो नहीं बोल सकता, बट हमारे चैप्टर में सिर्फ 1 ही डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, वो है टंगस्टन का वैल्यू, जो कि है ना उस वायर मतलब जो हमारा टंगस्टन होता है वो हमारे बल्ब में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। जब है ना वो अपने आप की उसकी कैपेसिटी होती है कि वो 3400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, और जब वो इतना गर्म हो जाता है तो अपने आप से वो लाइट एमिट करता है, रेडिएट करता है। मतलब हम अगर नॉर्मल वायर को लेंगे, उसको है ना अगर इतना हम लोग गर्म करेंगे, मतलब इतना उसको करंट पास करेंगे, रजिस्टर लगाएंगे, तो फिर वो जल सकता है। बट टंगस्टन के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका 3400 है। तो मतलब उतने टेम्परेचर पर जाने के बाद है ना वो अपने आप से ना लाइट को रेडिएट करता है। सो जिन्होंने भी है ना गलती करी है तो आप प्लीज़ अभी रेक्टिफाई कीजिए कि 3400 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, या फिर मॉक टेस्ट आपने दिया होगा वहाँ पे तो ये कॉमन ही क्वेश्चन है। आई थिंक कि आपको ये आंसर आना चाहिए था। कोई बात नहीं, फिर भी आपके प्रैक्टिस हो चुकी है तो ये नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना। और किसी ने चूज़ किया 3500 डिग्री सेल्सियस, आपने शायद है ना 3500 देखा, मैं वो 3400 होगा क्या है ये वो। तो होप आपको समझा होगा। तो हम लोग स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जी के फर्स्ट पर है GK एंड सेकंड पे अनिरुद्ध, थर्ड पूर्वा, फोर्थ साहिल एंड IMSTM। आप शायद है ना लेट थे या फिर गलत आंसर दिया आपने, कोई बात नहीं, फिर भी 4 जने राइट आंसर दिया। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कुछ नया सीखने के लिए। इन करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम डैश टू डैश। तो वो भी आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे आंसर पहले ही आ चुका है। और बाद में 4th हमारा ऑप्शन था इलेक्ट्रॉन डजंट फ्लो आर रिमेन कांस्टेंट। आई एम हैप्पी दैट आपने वो दोनों ऑप्शन चूज नहीं किया। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है वो है ना प्लेयर्स से बराबर दिया गया, राइट है। तो मैं आपको बता दूँ वापस, जो कि मैंने पहले लेक्चर में भी बता दिया था आपको कि ना जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब कि ना कंडक्टर हमारा है, समझ लो ये कंडक्टर एक वायर है, समझ लो, जो मैं ब्रॉड करके बता रहा हूँ। इसका ये है ना पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब भी हम लोग इसके अंदर बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे है ना नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। अभी आप पूछोगे क्यों होता है, क्योंकि है ना पॉजिटिव के पास चार्ज होता है, वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। अगर आपको याद रखना तो आप याद रख सकते हो ऐसा कि पॉजिटिव चार्ज ना इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचता है। तो होप आपको ये समझ गया होगा, ये एक कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है। और दूसरा एक क्वेश्चन आता है सर्किट के अंदर करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो वहाँ पे है ना इसका उल्टा होता है। अगर हमारा एक सर्किट होता नॉर्मल, अगर यहाँ पे हमारा स्विच है या फिर है ना बैटरी होती है,
ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। हमारा एक डायग्राम भी है टेक्स्ट बुक में, हमारे चैप्टर जब ओपन करते हैं हम लोग तो सेकंड पेज में पीछे एक टॉप पर है जो पे ना जहाँ पे ये एरो बताया गया है कुछ इस तरह से। हमारा है ना जो करंट होता है, जो आई से डिनोट करते हैं हम लोग करंट को, वो हमारा डायग्राम दिया हुआ है। हम वहाँ पे ना साइन भी बताई गई है कहाँ से फ्लो होता है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो होप आपको समझ गया कि ना जब भी है ना इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है तो पॉजिटिव की तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट की जब भी बात होती है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, तो वो कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपने ना याद रखना। अगर आपको कंफ्यूजन था तो वो मैंने क्लियर कर दिया। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको है ना लगेंगे कि ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट है। तो दो जन ने जिन्होंने गलती कर दी ये क्वेश्चन में, तो आप अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए। और हम लोग अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पे देख सकता हूँ कि पूर्वा सेकंड पे आ चुके हैं और बाकी सब अपनी जगह पर ही। अनिरुद्ध थर्ड पे आ चुके हैं। एंड आई होप कि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर देंगे और ऊपर आने की कोशिश करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग हीट इन इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यू टू करंट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ आपको ऑप्शन में, तो कौन सी किसके हेल्प से हमें ना इलेक्ट्रिक सर्किट में हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हीट कैसे प्रोड्यूस होती है तो मैं ये हो जाने दो क्विज, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ना कैसे हीट प्रोड्यूस होती है। एक है ना करंट के अंदर हीट कैसे प्रोड्यूस होती है। हमारा ऑप्शन है वायर, सेकेंड रजिस्टर, थर्ड स्विच एंड फोर्थ है फ्यूज। एंड यार आई कैन सी 11 आंसर आ चुके हैं और वहाँ पे से 7 पार्टिसिपेंट्स गिवन द राइट आंसर। तो वहाँ पे आपको बता दूं कि ना कैसा है ना, यहाँ पे सबको कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं समझ में आता है कि करंट है मतलब एक वायर है, सर्किट समझ लो एक वायर है जहाँ पे एक बैटरी होता है, सेल होता है, ये सब प्लग की होता है, स्विच की होता है जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ में हीट कैसे प्रोड्यूस होती है तो मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सा है ना इसमें एक होता है, ये वायर है समझ लो। यहाँ पे हमारा वायर है जो कि एक सर्किट फॉर्म किया है। यहाँ पे हमारा बल्ब है, मैं नॉर्मल एक बल्ब बता रहा हूँ, बल्ब ये एक्चुअल बल्ब नहीं है, ओके ये बल्ब समझ लो, यस। तो हमारा बल्ब हो गया एंड वी आर रेडी विथ एडिशन बन गया, हम लोग बल्ब को ना लाइट अप कर दिए। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी ना यहाँ पे सुकून से ना ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते बट जब हम लोग इसके बीच में ना एक रजिस्टर लगाते हैं, रजिस्टर मतलब एक ना कुछ आपने ना उसका इमेज देखा होगा अपने बुक में, रजिस्टर लगाते हैं तो क्या होता है इसके अंदर बैरियर करेगा। बैरियर बोले तो हम लोग वो गेम खेलते हैं ना सबवे सफर, तो बैरियर्स आते हैं उसमें ना मिशन भी होता है हमारा, बैरियर्स को है ना अपना जंप करना है। तो यहाँ पे ना बैरियर्स हो जाते हैं। अगर हमने यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया रजिस्टर, तो रजिस्टर है ना हम लोग जब इधर लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो रुकने लगता है। जैसा अगर है ना ये स्मूथ वे से ना फ्लो हो रहा था, बट जब है ना उसके बीच में मैंने कुछ खड़ा कर दिया, जैसा हमारे रोड पे ना स्पीड ब्रेकर होता है, वैसे है ना ये हमारा रजिस्टर होता है जो कि ना इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली पास होने नहीं देता है, वो उसको रोकता है। अब इलेक्ट्रॉन जब है ना इसके ऊपर आके ना लड़ेंगे, जब इसके ऊपर आके रुकना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे ना समझ लो ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके ऊपर आके ना रुकने लग जाते, बस है ना एक दो इलेक्ट्रॉन्स है जो है ना आगे जाते हैं। एक्चुअली रजिस्टर का काम ही ये होता है कि वो है ना पूरे है ना करंट को ना पास करे। जब हमारा है ना बैटरी होता है, जैसा हम घर में लाइट यूज करते हैं तो है ना वो है ना एकदम हाई पोटेंशियल का होता है, बट हम अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी में कम पोटेंशियल होता है। तो कभी कभी हमको है ना अगर कन्वर्ट करने का है, हमारा जो घर का स्विच है उसमें बैटरी में कन्वर्ट करना है, तो रजिस्टर लगाया जाता है। तो ये क्या काम करता है, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आते हैं वो इसको ना अपोज करता है रजिस्टर को। अब जब ये अपोज करेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा, और जब वो है ना रुकते हैं तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे कौन प्ले रोल कर रहा है, हीट प्रोड्यूस करने का कौन हेल्प कर रहा है, वो है रजिस्टर। तो हमारा ऑप्शन अगर देखते हैं हम लोग तो रजिस्टर हमारा ब्लू ऑप्शन है। तो होप आपको समझा होगा कि एक्चुअली में कैसा है ना इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हीट कैसे प्रोड्यूस होती है। तो रजिस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो है ना आराम से स्मूथली नहीं होने देता, वो उसको रोकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स रुकते हैं तो उसके अंदर हीट अपने आप जनरेट होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली हमारे ना इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक कुकर हो गया, ये सब जो इक्विपमेंट्स है वो है ना काम करना शुरू होते हैं। और किसी ने चूज किया है वायर, तो भाई वायर तो एक सिंपल है, कंडक्टर जो है ना वायर इलेक्ट्रॉन्स को पास करता है, करंट पास करता है। तो आपका आंसर गलत है, तो प्लीज आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। किसी ने यूज किया फ्यूज, भाई फ्यूज कभी यूज होता है जब हमारा है ना हीट ज्यादा हो जाता है। ये मैं आपको आगे क्वेश्चन कुछ आएगा तो उस पर एक्सप्लेन करूंगा, इसमें शॉर्ट बता दे रहा हूँ। फ्यूज तो हमारा जब होता है ओवरलोडिंग होती है तो है ना हमारे जो घर के अप्लायंसेस है उसको बचाने के लिए काम आते हैं। तो प्लीज आप है ना अपने आंसर को करेक्ट कीजिए। और आई एम हैप्पी दैट जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आंसर दे रहे हैं वो है ना ज्यादा है। तो हम लोग है ना अभी स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं।
और यहाँ पे देख सकता हूँ कि ना जीके अभी शायद उनसे गलती हो गई थी या लेट आंसर दिए थे, तो 4th पोजीशन पे आ चुके हैं, पूर्वा 1st पे आ चुके हैं। अभी हम लोग जो हमारा स्कोर बोर्ड है वो 5th क्वेश्चन के बाद देखेंगे। तो ये अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के ऊपर। तो सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये आंसर आपके लिए हार्ड नहीं है, क्योंकि ये हमारा चैप्टर का 2nd पेज पर हम लोग पेज पलटाएंगे तो वहाँ पे पर पैराग्राफ में आपको ये आंसर मिल जाएगा। सेम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे डाला है। देखना था मुझे कि एक्चुअल में कौन टेक्स्ट बुक पढ़ के आया है लाइन टू लाइन। एंड लेट्स सी, देखते हैं कितने जन राइट आंसर देते हैं इसका। सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सेल वो अपना बायोलॉजी में मत चला जाना, क्योंकि हमारा इधर अभी साइंस 1 है। एंड यस, फिर से ना नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो राइट आंसर दिए वो ज़्यादा है। तो मैं बता दूं, कोई लोग होते हैं जो सेल है ना बायोलॉजी में चले जाते हैं, तो प्लीज़ आप अपने आप को कंफ्यूज मत करो बिटवीन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सबके अलग अलग टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट में सेल जो होता है हमारा, जो यूज़ करते हैं हम लोग, वॉच में यूज़ करते हैं, घड़ी में यूज़ करते हैं, ये सब हम लोग है ना एक क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे तो हमको एनर्जी मिलती है, हमको नहीं, मतलब वर्क करने के लिए। जैसा एक वॉच खराब हो गई तो उसके अंदर हम लोग सेल डालेंगे तो फिर है ना वो चलने लगे, क्योंकि उसके अंदर एक सोर्स कौन दे रहा है, सेल दे रहा है। तो हैंस द स्टेटमेंट गिवन इज ट्रू। तो एक ही जन ने रॉन्ग किया है, तो आप है ना टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए, और बाद में अगर कुछ नहीं समझे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो हम लोग अभी है ना 5th क्वेश्चन के बाद स्कोर बोर्ड देखेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम इन सीइंग स्कोर बोर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड देन इट इज कॉल्ड एज। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना यूज करना है ब्रेन। 1 किलोवाट आवर को क्या कहते हैं? इन सिंपल वर्ड्स अगर बताओ तो 1 किलोवाट आवर को क्या कहेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे या 1 वोल्ट बोलेंगे, 1 यूनिट बोलेंगे या 1 इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड लेट्स सी कितने जन अभी आंसर राइट देते हैं। 3, 2, 1 एंड आई कैन सी यहाँ पे वेरिएंट दिख रहे हैं 1353 आंसर आए। एंड फिर भी यहाँ पे 5 पार्टिसिपेंट्स ने राइट आंसर दिया है। अब है ना 1 किलोवाट आवर हम लोग के बुक में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता दूं। 1 किलोवाट आवर, इसको मैंने वर्ड्स में बस कन्वर्ट कर दिया था, तो शायद आपको कंफ्यूज हो समझने में। तो सिंपल 1 किलोवाट आवर जब हम लोग यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। मतलब अगर हम लोग 1 किलोवाट आवर 1 घंटा चलाएंगे, मतलब 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वोल्ट्स का जब हम लोग 1 घंटा चलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? 1 यूनिट। जो हमारे मतलब जिसके बेसिस पे हमारे घर पे ना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है कि 1 यूनिट आपने कितना यूनिट चलाया पूरे मंथली, और उसके बेसिस अगर आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल खोला होगा, मतलब देखा होगा, तो वहाँ पे ना लिखा रहता है कि आपने ये महीने से लेकर ये महीने तक इतना यूनिट चलाया। अगर इतना यूनिट चलाया तो इसका इतना पैसा है। तो आप आज जाना अपना लाइट बिल लेना, उसमें ना चेक करना कि कितना बिल आप यूज़ करते हो, कितना कंज्यूम करते हो। सो होप आपको समझ गया होगा ये छोटा सा कन्वर्जन। तो बट है ना 1 किलोवाट आवर जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको है ना 1 यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने गलती की उनको बता दूँ, अगर करंट को हम लोग को यूज़ करना है, उसको है ना यूनिट देना है, तो उसको एम्पियर कहते हैं। तो प्लीज़ आप अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए। वहाँ एम्पियर कभी आएगा जब आपको क्वेश्चन रहेगा कि ना करंट की यूनिट क्या है, तो एम्पियर तब आएगा। आपकी किसी चीज़ ने कोई बच्चे लोग ने चूज़ किया है ब्लू ऑप्शन, डेट इज वोल्ट। सो वोल्ट यहाँ पे हम लोग है ना जब है ना पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तब वोल्ट यूज़ करते हैं। और है ना 3 जने चूज़ किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ ऐसा रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको पूछा था 1 किलोवाट आवर अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेंगे हम लोग तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे भी वही करेंगे क्या, 1 इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कंफ्यूजन करने के लिए मैंने ऐसा ऑप्शन दिया था आपको। तो होप आपको समझ गया कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, कितना इजी था, बट फिर भी हमसे ना गलती हो जाती है। तो आई होप कि आपकी अभी गलती हो रही है तो आप ना सेम गलती को रिपीट नहीं करेंगे अपने सीटी एग्जाम में। एंड आई थिंक कि हम लोग का जो सीटी एग्जाम में वो ऐसे से जो मार्क्स आए उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन है, ब्रीफ तो लिखना नहीं है। तो होप हम लोग सब जो क्वेश्चन जितने भी हमारे एग्जाम में आएंगे सब राइट करके आएंगे। तो हम लोग अभी स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा 5वां क्वेश्चन हो चुका है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अनिरुद्ध धीरे धीरे ऊपर आ चुके हैं एंड ही इज ऑन द टॉप एट द फर्स्ट पोजीशन। जी के सेकंड पर है, पूर्वा 3rd, IMSTM, प्लीज़ आप इसका मुझे फुल फॉर्म बाद में बता देना क्या है, वो 4th पर है, रानी 5th पर है। अगर टॉप 5 में अगर आप नहीं हो तो आप इन्हें ट्राई करो, राइट आंसर दो, फास्ट आंसर दो, ऊपर आ जाओ।
क्योंकि मुझे आज पोडियम में कोई नया शक्ल दिखना चाहिए, शक्ल नहीं तो नाम तो आना ही चाहिए। ट्रू और फॉल्स है, लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 230 वोल्ट। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि कितने जन का जनरल नॉलेज है और कितने जन ने टेक्स्ट बुक एक्चुअल में पढ़ा है। अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा तो आपके लिए ये हार्ड नहीं होगा, बट अगर आपने जनरल नॉलेज भी यूज़ किया तो फिर भी हार्ड नहीं है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। एंड आई कैन सी द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स गिविंग द राइट आंसर इज मोर। और जिन्होंने गलत किया तो उनको बता दो कि ये गलत क्यों है। हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स, अगर आपने ना लाइव वायर्स और न्यूट्रल वायर्स का पोटेंशियल डिफरेंस मैं बता दूं। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को लास्ट टाइम एक है ना एक्सपेरिमेंट के थ्रू है ना समझाया गया था 8 और 9 स्टैंडर्ड में। ऐसा है कि ना पानी का ना मतलब ये था, बॉटल्स रखा गया था अप एंड डाउन, फिर एक पाइप रखा गया था, यहाँ पे ना टैप मतलब टैप था, नल था जो बंद कर चालू करता था। तो यहाँ पे नल में ना इधर पानी भरा हुआ था। होप आपको कुछ याद आ रहा होगा अपने 8 और 9 के बारे में। तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। जब हम लोग नल ऑन करते थे तो यह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आता था। हाई पोटेंशियल को मैं डिनोट करता हूँ, हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल HP और LP से। तो जब भी हम लोग टैप ओपन करते थे, नल ओपन करेंगे तो वो ऊपर से नीचे आएगा पानी, मतलब है ना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आएगा। सेम यहाँ पे भी होता है। लाइव वायर्स और न्यूट्रल वायर्स जो हमारे होते हैं, रेड होता है ब्लैक जो बोलते हैं हम लोग, रेड एंड ब्लैक, तो वो है ना जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देखते हैं, डिफरेंस जो देखते हैं वो कितना होता है 220 वोल्ट्स। कितना होता है 220 वोल्ट्स। ये नंबर याद रख लो क्योंकि ये लेसन है, तो ये लेसन में ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 220 वोल्ट्स का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बट हमारे क्वेश्चन में दिया था 230 वोल्ट्स, इसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो 3 जन ने जो गलती करी है वो आपको समझ गया कि आपकी गलती कहाँ हुई है। 220 वोल्ट्स होता है, मगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था 230 वोल्ट्स, तो ये हमारा गलत था, इसके लिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग था। हैंस हमारा आंसर है फॉल्स। अब हम लोग स्कोर बोर्ड देखते हैं। यहाँ पे जो टॉप 5 है वो अपनी जगह पर मेंटेन हो चुके हैं, वो अपनी जगह को किसी और के हाथ हवाले नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग है ना क्या करो, टॉप 5 में नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और ना ट्राई करो कि शायद आपका चांस आ सके, क्योंकि टॉप 5 में से कभी कभी किससे गलती हो सकती है। एंड डोंट वरी, डबल पॉइंट्स के क्वेश्चन तो आपके पास है ही है जो आपको टॉप 5 में रोकने से मतलब आने से रोक नहीं सकते। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड आई होप कि इसका आंसर आप राइट देंगे। यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन कौन से हैं। हीटिंग तो हमारे बुक में है, मैग्नेटिक भी है, केमिकल, यस, ऑल ऑफ दिस यस। तो यार आई कैन सी दैट फिर से ना 2 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स से राइट आंसर ज़्यादा दिए हैं, और जिन्होंने गलती करी है उनको बता दूं मैं। मैग्नेटिक यहाँ पे दिया था इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसमें होता है, तो कौन कौन से इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जो कि हमारे बुक में भी है। इवन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी है जो कि हमारे मोटर और जनरेटर में भी है ना रिलेटेबल यूज होता है। और यहाँ पे 2 जन ने चूज किया केमिकल। यस, अगर आपको नहीं मालूम था कि केमिकल सिर्फ केमिकल ही नहीं, यहाँ पे जितने भी 3 जन हैं तीनों जन ही इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, बट मगर हमने अभी तक सिर्फ हीटिंग के बारे में और मैग्नेटिक के बारे में पढ़ा है, और हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड में हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो देने वाला था कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। शायद एग्जाम में ये कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है था, इसलिए मैंने डाल दिया। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। तो होप आपको समझ गया होगा कि ना सिर्फ है ना हीटिंग और मैग्नेटिक नहीं होते, इवन केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। तो हम लोग अभी स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 3rd एंड 4th पोजीशन चेंज हुए हैं। तो हम लोग अभी जो स्कोर बोर्ड है 10 क्वेश्चन के बाद देखेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम इन सीइंग द स्कोर बोर्ड। तो अगला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर आता है, वो है क्विज दैट इज इन अ सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम डैश टू डैश। ये मैंने इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको 1st और 2nd क्वेश्चन में दे दिया था, तो होप आप इस बार गलती नहीं करेंगे। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, या बोथ आर करेक्ट, या नन ऑफ दिस। एंड आई कैन सी आपने टाइम होने से पहले ही आंसर दे दिया। एंड फिर से बहुत जन कंफ्यूज है, इसके लिए आपको मैं बता दूं कि जब भी करंट की बात होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे करंट की बात होती है। तो हमारा सर्किट है, फिर से हमारा एडिशन वाला बल्ब है, स्विच है, तो स्विच है। तो जो हमारा करंट है ना वो कभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। आप अगर डायग्राम देखोगे तो वहाँ पे भी आपको समझ जाएगा
ये करंट जो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। तो है ना आप है ना प्लीज अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए, ये ना कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूजन होता है और यहाँ पे हम मार्क्स लूज कर देंगे। कितना इजी है मगर फिर भी हम लोग ना ये कंफ्यूज होने की वजह से अपना मार्क्स लूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी सर्किट दिया है और वहां पे पूछे कि करंट कहां से कहां फ्लो होता है, तो आप याद रख लो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। हम लोग अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 5 जन जिन्होंने गलती कर रही है तो आप अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए। करंट यहाँ पे वर्ड जो इंपॉर्टेंट था वो करंट वर्ड था। करंट वर्ड जो यहाँ पे था वो इंपॉर्टेंट था कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। टर्मिनल मतलब जो हमारे एंड्स होते हैं उसको हम लोग टर्मिनल कहते हैं। तो हम लोग अभी 10th क्वेश्चन के बाद स्कोर बोर्ड देखने वाले थे। तो यहाँ पे लिखा है विच स्पेसिफिक रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली नथिंग एल्स। मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए कौन सा रूल यूज होता है और कुछ भी नहीं पूछा आपको, इसलिए लिखा है ओनली नथिंग एल्स। तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे, लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी देखते हैं कितने जन अच्छे से पढ़े हैं या नहीं। So here I can see only 4 students has given the right answer। तो आपको बता दूं कि आपकी गलती कहाँ हुई होगी। सो यहाँ पे लिखा था कि कौन सा रूल होता है जो हमको मैग्नेटिक फील्ड बस बताता है, कुछ और भी नहीं, नथिंग एल्स लिखा मतलब कुछ और नहीं बताएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो सिंपल था, हमारा डायग्राम भी दिया हमारे बुक में, राइट हैंड थंब रूल। अगर आपको पूछता कि आपको है ना ये करंट भी बताना है क्या डायरेक्शन होता है, या फिर इंड्यूस करंट कहाँ पे होता है ये बताना है, या फोर्स ऑफ कंडक्टर बताना है आपको, तो आप है ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल यूज करते हैं। बट यहाँ पे लिखा था सिर्फ मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होएगी, सिर्फ वो बताना है। तो उसके लिए तो सिंपल हमारा जो है रूल वो है राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे जो जिन्होंने गलती करी है उनको बता दूं, किसने ना रेड ऑप्शन चूज किया है, तो उनको बता दूं लेफ्ट हैंड थंब रूल नहीं है, वो राइट हैंड थंब रूल है। आप अपने को रेक्टिफाई कीजिए, आप सिली मिस्टेक की वजह से पूरे 1 मार्क्स लूज कर सकते हो, और 1-1 अगर आप कंटिन्यू काउंट करोगे तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। सो प्लीज़ यहाँ पे ना लास्ट टाइम मैं नोटिस पढ़ा तो वहाँ पे लिखा था कि आपके ना एसएससी मार्क्स कुछ बॉदर नहीं करते हैं। एक्चुअल आपका जो टैलेंट है, कैलिबर है, आपने पूरे 10वीं में क्या पढ़ा वो सीटी के एग्जाम में पता चलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सीटी में अच्छा स्कोर करना, तभी आपका है ना एसएससी का मार्क्स जो है हाई भी मतलब अच्छा भी आएगा, तभी मैटर करेगा। सो यहाँ पे मैं जो आपको गलती बता रहा हूँ आप अपने आप को नोटिस करो एंड प्लीज़ ये गलती रिपीट मत करना। तो जिन्होंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल चूज किया है राइट हैंड रूल, तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन था कि मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग सिर्फ राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो अभी हम लोग है ना स्कोर बोर्ड नहीं देखेंगे, 10th क्वेश्चन के बाद देखेंगे। तो होप आपको समझा होगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, सिली मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, जो कि आप सीटी में प्रैक्टिस मतलब सीटी में आप वो गलती को रिपीट नहीं करेंगे। तो हमारा 10th क्वेश्चन है, इफ द करंट थ्रू वायर इज इंक्रीज्ड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे सिर्फ आपके पास 3 ऑप्शन है कि अगर करंट वायर के अंदर बढ़ जाता है तो फिर अगर करंट है ना बढ़ गया वायर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीजेस मतलब बढ़ेगी, डिक्रीजेस या खत्म मतलब कम होगी, या रिमेन कांस्टेंट मतलब वो बराबर रहेगी, कम भी नहीं होगी ज़्यादा भी नहीं होगी। एंड लेट मी सी कितने जन राइट आंसर देते हैं ये क्वेश्चन का। एंड यस 6 जन ने आंसर राइट दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे बुक में एक डायग्राम भी है। अगर एक है ना हमारा एक वायर है, समझ लो वायर को मैं ऐसा लिया हूँ, 1 सेकेंड, ओके, ये हमारा वायर है। अब वायर के ना अंदर ना मैंने बैटरी लगा दिया तो फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे, हाँ तो हमने ना यहाँ पे कंडक्टर ले चुका है पॉजिटिव, वहाँ पे ना वायर ना टच कर चुके हम लोग बैटरी को पॉजिटिव नेगेटिव। एंड यहाँ पे ना ये ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैंने एक ये कंडक्टर जो हमारा है, मैं रेड से डिनोट करता हूँ, उसको रेड से दिखाता हूँ आपको, जो हमारा एक ये है, अगर इसके अंदर मैं करंट जितना डालूंगा तो उतना ही हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा। अगर ये मैंने इसको ना ज़्यादा कर दिया तो ये भी बढ़ेगा ही ना, ये और बढ़ते जाएगा। जितना हम लोग इलेक्ट्रिक मतलब करंट डालेंगे वो वायर के अंदर, उतना है ना हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना और बढ़ेगा। तो यस हमारा आंसर क्या है, इंक्रीजेस। तो जिन्होंने डिक्रीजेस चूज किया है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट चूज किया है, अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए। रिमेन कॉन्स्टेंट तो आएगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना लिखा है कि करंट में वायर मतलब
करंट बढ़ रहा है वायर के अंदर, तो फिर ना वो है ना बढ़ेगा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ेगा। सो होप आपको समझा कि है ना ये कैसा, हमारे डायग्राम भी हमारे बुक के अंदर, तो आप ना उसको नोटिस कर लेना। और यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दे दिया आपको कि ना जब भी है ना वायर के अंदर करंट बढ़ता है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो उसका है ना सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, वो भी बढ़ते हैं। तो अभी हमारा 10th क्वेश्चन हो चुका है, तो अभी बारी हमारी स्कोर बोर्ड देखने की। एंड हियर आई कैन सी कि हमारा जो स्कोर बोर्ड है वो ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। अनिरुद्ध फर्स्ट पर बने हुए हैं, जीके सेकंड पर, IMSTM थर्ड पर है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं आज। पूजा एट द फोर्थ एंड रानी एट द फिफ्थ। अनिरुद्ध और जीके फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में सिर्फ नियर अबाउट 300 पॉइंट्स का डिफरेंस है। जीके IMSTM के बीच में नियर अबाउट 800, 1000 और 1500 का डिफरेंस है। और बाद में थर्ड और फोर्थ पोजीशन में नियर अबाउट 500 ओनली पॉइंट्स का डिफरेंस है, 5 और 700। और पूजा और रानी के बीच में नियर अबाउट 1000 का डिफरेंस है। तो आप अपने अपने पॉइंट्स को ओवरकम करो, दूसरे के पॉइंट्स को, और ऊपर आने की कोशिश करो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स। क्या इलेक्ट्रिक मोटर कंप्यूटर में यूज होता है या नहीं? इज सिंपल एज दैट। चलो देखते हैं कितने जन को मालूम है इलेक्ट्रिक मोटर कंप्यूटर में यूज होता है या नहीं। लेट्स सी। एंड आई कैन सी यहाँ पर कि ना 5 जन ने सिर्फ राइट आंसर दिया है और 7 पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द रॉन्ग आंसर। तो आपको डाउट होगा, अभी हमारा जो कंप्यूटर है वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक मोटर यूज ही नहीं होता है। बट अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो वहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि कहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ पे यूज होता है। तो उसके एग्जाम्पल के अंदर कंप्यूटर भी एक शब्द है। तो इसलिए बोलता हूँ आप जब भी है ना हमारे जो सीटी का पेपर मतलब सीटी का जो पेपर आने वाला है वो एसएससी बोर्ड के ऊपर ही बेसिस रहेगा। अगर आप है ना सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, तो डोंट वरी, जो हमारा एसएससी बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे। तो फिर आप है ना उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो और है ना लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इलेक्ट्रिक मोटर है ना कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। यस, इट्स द राइट आंसर एंड हैंस हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ट्रू। और सिर्फ 5 जन ने शायद अच्छे से पढ़ा होगा या उनको मालूम होगा कि वो यूज़ होता है, एक्चुअल में मोटर हमारा यूज़ होता है कंप्यूटर में। अब आप ना कंप्यूटर मतलब सिर्फ मॉनिटर को मत समझना, पूरे सेट को समझना। इवन सीपीयू के अंदर तो हमारा जो पंखा होता है ना, क्या बोलते हैं, कंडेंसर। यस, कंडेंसर के अंदर है ना वो मोटर के ऊपर ही काम करता है ना, इलेक्ट्रिक मोटर। तो यस, इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज इन कंप्यूटर एंड हैंस हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। होप आपको समझा होगा कि ये ना बहुत जन ने मेरे को भी पूछा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला कि कंप्यूटर यूज होता है, मोटर यूज होता है या नहीं कंप्यूटर में। तो आप सिंपली एक एग्जांपल ले लो, सीपीयू के अंदर हमारा जो पंखा होता है ना, हवा देता है, मतलब कंडेंस करता है, वो ठंडा रखता है सीपीयू को, तो वो एज अ मोटर ही होता है ना उसके अंदर, तो वो मोटर की तरह काम करता है। तो इसके लिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। होप आपको समझा होगा, ये मिस्टेक आप रिपीट मत करना सीटी में। तो हम लोग अभी स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं। एंड हियर आई कैन सी, शायद मेरे कहने पर जीके कल्याणी ने अपना पॉइंट्स इंक्रीज किया और वो टॉप पे आ गए। अनिरुद्ध ने शायद ये इसका आंसर लेट दिया होगा या फिर उनसे थोड़ी गलती हो गई। सो डोंट वरी, आपके पास अभी डबल पॉइंट्स का भी चांसेस है, आप उसको मिस मत करिएगा। 12th क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज। सो हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ ना बॉक्सेस बने होते हैं अलग अलग कलर के, डू यू नो वाले, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, एक्सपेरिमेंट और बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तो ये आंसर आपके लिए बहुत इजी है। फिर भी देखना चाहता हूँ मैं कितने जन ने वो एक्चुअल में पढ़ा है, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक बोला तो आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा, बट वो जो बॉक्सेस है वो भी टेक्स्ट बुक के अंदर ही आते हैं। तो प्लीज़ आप उसको भी पढ़ो। एंड हियर आई कैन सी ओनली 6 पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द राइट आंसर। 5 जन ने गलती कर दी है। अब किसी ने चूज़ किया गैलीलियो गैलीली। तो आपको बता दूं गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था। तो फिर ना उनका भी है ना इलेक्ट्रिक करंट लेसन से उनका कुछ अभी नाता नहीं है। फैराडे, अब फैराडे बहुत जन ने सुना होगा कि ना यहाँ ये लेसन में है तो ये क्लिक करते हैं, बट सॉरी, फैराडे ने इन्वेंट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उन्होंने डिस्कवर किया था। सो आपका आंसर गलत है। यार हमारे जो एक साइंटिस्ट है उनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। उनका है ना क्या खोज किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था कि ना जब भी हम एक वायर के अंदर करंट पास करेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उनका ये है ना, उन्होंने ये डिस्कवर किया था और वो बनता है जब है ना हमारे
पेज नंबर आई थिंक 52 और हाँ 52 पेज पे हमको एक एक्सपेरिमेंट भी है। अब वहाँ पे ना क्या बताया कि हमारा एक बॉक्स लेने का है, वहाँ पे एक ना वायर पास करना है और आयरन फिलिंग्स डालेंगे। तो आपको क्या दिखेगा कि वो जो आयरन फिलिंग्स है वो सर्कल में बन चुके हैं, मीन्स वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब जनरेट हो चुकी है जब भी करंट वायर के अंदर हम लोग करंट पास करते हैं। तो ये उनकी खोज थी किसकी थी, हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। तो ऑर्स्टेड जो वर्ड था उनका वो है ना उनको यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिया गया था। तो होप आपको समझ गया कि ऑर्स्टेड ये यूनिट क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। अगर एग्जाम में भी आए तो आप यही आंसर चूज करना, कोई और आंसर मत चूज करना। आई होप। और यहाँ पे देख सकता हूँ कि किसने भी न्यूटन चूज नहीं किया, मगर है ना में नॉर्मली ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन दो अगर कुछ भी नहीं आया तो बच्चे लोग क्या चूज करते हैं, न्यूटन। ग्रेविटेशन में न्यूटन, स्पेस मिशन में भी न्यूटन। अच्छा है यहाँ पे कोई भी न्यूटन को नहीं लाया। तो हम लोग अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हम स्कोर बोर्ड देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन मेंटेन है, बट थर्ड और फिफ्थ पोजीशन चेंज हुई है विद द पूजा एंड पूर्वा। तो एक और क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हमारा ट्रू और फॉल्स के ऊपर बेस है और एकदम इजी है। आई थिंक सब लोग आंसर देंगे, बट देखते हैं कि कितने जन आंसर राइट देते हैं। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द क्विज प्रेजेंट टुडे हैज गिवन द राइट आंसर। और जब भी हम बात करते हैं लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो अपने एक दूसरे को अगर है ना, मैंने एक ना यहाँ पे कंडक्टर लिया, यहाँ पे एक ना मैग्नेट बनाया मैंने, एक कंडक्टर के अंदर सॉलिनॉइड है समझ लो, दूसरा भी सॉलिनॉइड लाया मैंने यहाँ पर। अब जब भी ना इसका जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर उधर जाएगी, ऐसा फ्लो होएगा वो। मैं इसको एक सेकेंड ब्लैक से करता हूँ तो समझ लो ये ना ये वायर है, यहाँ पे ना मैग्नेट है ना फ्लो हो रहा है, ये हमारा है ना मैग्नेटिक फील्ड से। अगर मैंने इसके साथ दूसरा भी जोड़ दिया तो ये एक दूसरे का ऐसा इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटना ऐसा, बट ये काटती नहीं। ये क्या करेगी, ये सिंपली है ना ऐसा करेगी, ये ना इसको भी अपने साथ ना इन्वॉल्व कर देगी और कुछ ऐसा इस तरह से इसका फिगर बनेगा। मैं यहाँ पे बता दूँ, ये कुछ है ना ये अंदर ऐसा सर्कल रहेगा, यहाँ पे भी सर्कल्स रहेंगे और ये कुछ इस तरह से फॉर्म करेगी एज अ बिग मैग्नेट। ये है ना अपने लाइन्स को अगर है ना हम लोग देखेंगे नॉर्मली तो ये ऐसे काटना चाहिए था, मगर ये काटेगी नहीं, ये है ना अपने है ना आपको ऐसा एक्सपांड करेगी और एज अ बिग मैग्नेट बिहेव करेगी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा था कि है ना लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है वो है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। एंड द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये कोई एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, यस आई थिंक सबको मालूम था, इसलिए सब लोग ने आंसर राइट दिया। अगर नहीं भी मालूम था आपको तो मैं बता दिया हूँ, कभी भी अगर वर्ड आया कि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट करती है तो फिर ना ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। बट यहाँ पे लिखा था कि ना लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डजंट इंटरसेक्ट, मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। एंड हेंस हमारा जो राइट आंसर है वो है ट्रू। सो इट मेक्स मी हैप्पी दैट सब लोग ने इस क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है। और अब देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड। अब टॉप 5 ने थम चुके हैं, सब लोग ने अपने अपने पोजीशन को मेंटेन कर चुका है, वो अपनी जगह को नहीं छोड़ रहे हैं। डोंट वरी अगर आप टॉप 5 के नीचे हो, डोंट वरी, आपके पास डबल पॉइंट्स वाले क्वेश्चन के अपॉर्चुनिटी है जो आपको है ना टॉप 5 के अंदर ला सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ सोलिनॉइड कैन बी इंक्रीज्ड बाय डैश एंड डैश। तो होप आपको सोलिनॉइड मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं इस क्वेश्चन के बाद बता दूंगा। तो जो सोलिनॉइड होता है समझ लो एक मैग्नेट है, उसको है ना मतलब एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, उसको है ना हम लोग को इंक्रीज करना है उसका स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को। तो कौन सी 2 फैक्टर है जो उसको है ना स्ट्रेंथ है वो बढ़ा सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप एंड इलेक्ट्रिक करंट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लूप्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ मैग्नेट, इंक्रीज द स्विचेस। एंड हियर आई कैन सी द आंसर दैट इज 6 पार्टिसिपेंट्स गिवन द राइट आंसर। और जिन्होंने गलती किया उनको बता दूं कि हमारा जो सोलिनॉइड होता है उसका है ना हमारा डेफिनेशन भी दिया हुआ है, डायग्राम भी दिया हुआ है हमारे बुक के अंदर। तो एक है ना वायर को हम लोग जब है ना इस तरह से ऐसे सर्कुलर में ना रोटेट करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करते, 1 सेकेंड ऐसा समझ लो, ये एक स्प्रिंग समझ लो, स्प्रिंग के ऐसा रोटेट करेंगे इन अ चेन ऑफ लूप्स। लूप्स क्या होता है, जो है ना एक जगह से शुरू होता है दूसरी जगह पे खत्म होता है, मतलब एक सर्कुलर पाथ में, जैसा हमारा स्प्रिंग जैसा होता है ना स्प्रिंग, वैसा उसको क्या कहेंगे हम लोग, सोलिनॉइड। तो ये एक वायर होता है जहाँ पे हम लोग 1 सेकेंड, तो सोलिनॉइड होता है वो है ना एक है ना वायर होता है जिसके अंदर करंट वायर होता है, कॉपर का नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, मतलब बनाते हैं। तो जब है ना लूप के अंदर होता है, जैसे ये सर्कुलर पाथ के अंदर होता है, तो उसको है ना हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो एज अ बार मैग्नेट वो काम करता है। इसके अंदर सबके अंदर भी है ना मैग्नेटिक फील्ड बन गई है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब ऐसा बनती है तो वो एज अ मैग्नेट मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ काम करता है।
जो कि हम लोग करंट पर मतलब करंट देंगे तो चालू होगा और करंट बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन ये था कि इसकी अगर हम लोग को स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मैंने क्या बोला था कि अगर है ना ये मेरा बार मैग्नेट की जैसा काम कर रहा है, अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा करंट है वो ज़्यादा करूँगा तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। तो पहला क्या हमारा फैक्टर बन गया, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाना, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाना। अब दूसरा फैक्टर यहाँ पे ना 2 डैश दिया था, मतलब 2 ऑप्शन होना चाहिए। दूसरा फैक्टर क्या होता है, अगर ये मेरा बार मैग्नेट इतना सा है, ऐसा मैं अगर इसको इस तरह से बनाऊँ, ये इतना सा है तो वो छोटा है बार मैग्नेट, मतलब एक सॉलिनॉइड है जो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मैं इसके और है ना ऐसा सर्कल्स बनाते जाऊँ, इंक्रीज कर दूँ इसके नंबर ऑफ टर्न्स को और बड़ा करते जाऊँ, ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसकी स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा नहीं हो गई। यस, ये बढ़ चुका है। तो इसके लिए इसमें हमारे को लिखना था, पहला जो फैक्टर है वो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ सकता है तो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, या फिर हम लोग है ना नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारा लूप है 5 का है तो उसके जगह पे हम लोग 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेंथ है सॉलिनॉइड का वो बढ़ सकता है। और अगर ये दोनों फैक्टर अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे ना टर्न्स ऑफ लूप भी दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट, एंड हैंस हमारा जो ब्लू ऑप्शन है वो राइट है। तो जिन्होंने गलती करी उनको बता दूं मैं, यहाँ पे क्या लिखा था, इंक्रीज लिखा है, मतलब कैसे इंक्रीज होएगा, तो है ना रेड ऑप्शन किसी एक जन चूज किया तो उनको बता दूं डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो ये आंसर आपका गलत है। बाकी सब सेम था, बट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था, डिक्रीज वर्ड। 2 जन ने चूज किया है येलो ऑप्शन, वहाँ पे लिखा था इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट का कुछ रोल प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सॉलिनॉइड है। सो यस, आपका आंसर भी गलत है, रेड भी ऑप्शन गलत है। और 2 जन ने चूज किया था ग्रीन ऑप्शन, इंक्रीज इन स्विचेस, हम लोग स्विच बढ़ाते हैं या कम करते हैं उससे सॉलिनॉइड को क्या मतलब। स्विच मतलब क्या होता है, एक प्लग होता है जहाँ पे हम सिंपल एक प्लग होता है जो है ना बटन होता है जो है ना ऑन ऑफ करने के काम आता है, उससे कुछ है ना रिलेट नहीं होता है। तो यस, आपका जो ब्लू ऑप्शन है वो राइट है। तो 2 फैक्टर होते हैं, ये याद रख लो आप, आपको एग्जाम में भी हेल्प होएगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप, आपका लूप अगर नहीं मालूम तो एक मतलब समझ लो एक स्प्रिंग की तरह है जो आप है ना नंबर ऑफ टर्न्स घुमाएंगे मतलब और बढ़ाएंगे आप तो फिर ना हमारा सॉलिनॉइड बढ़ जाएगा, मतलब स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी। या फिर जो करंट है हमारा वो अगर कम है तो उसको बढ़ा दो तो उसका जो सॉलिनॉइड है वो भी बढ़ जाएगा। तो होप आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन समझा होगा और ये आप मिस्टेक जो अभी करे हो वो सीटी में ना करो, आई होप सो। तो अभी स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग, हमारा 14 क्वेश्चन हो चुका है एंड फिर से मैं बोलूँगा कि हमारा जो स्कोर बोर्ड है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, सिर्फ पॉइंट्स बढ़े हैं। तो हम लोग अभी 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हमारा 15 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के ऊपर बेस है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि नाउअडेज होम सप्लाई इज ऑफ डायरेक्ट करंट। तो हमारे घर पे जो होम सप्लाई होता है, मतलब घर पे जो सप्लाई आता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो डायरेक्ट करंट में होता है। अब आपको मालूम होगा एक डायरेक्ट करंट होता है, एक अल्टरनेटिव करंट होता है। तो लेट्स सी कितने जन को मालूम है हमारे घर में लाइट कौन सी आती है। और मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 2 या 3 दिन से ट्रू और फॉल्स के अंदर आपका इक्वेशन बन जाता है। राइट आंसर ट्रू भी है ना 5 जन देते हैं और फॉल्स भी 5 जन, मतलब इक्वेशन बन जाता है इक्वल इक्वल। तो मैं यहाँ पे एक इक्वल साइन बना देता हूँ, 5% हैज गिवन द ट्रू आंसर एंड 5% गिवन द फॉल्स आंसर। बट यहाँ पे सही कौन है, यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन कि हमारे घर पे जो सप्लाई आता है वो डायरेक्ट करंट में आता है। सॉरी, हमारे अभी जो नाउअडेज मतलब अभी जो मतलब मॉडर्न टाइम पे जो हमारे घर में सप्लाई मतलब होम सप्लाई पे जो इलेक्ट्रिक करंट आता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो अल्टरनेटिव करंट में आता है। अगर आपने एसी और डीसी वाला पैराग्राफ पढ़ा होगा, हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर है, तो उसके ना लास्ट वो टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपको ये ना सेंटेंस तो नहीं मिलेगा बट इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मिल जाएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारे घर पे होम सप्लाई पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एसी करंट होता है, मतलब अल्टरनेटिव करंट। तो डीसी करंट अल्टरनेटिव करंट में छोटा सा बता दूं आपको, तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि अगर आपने स्विच लिया, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये समझ लो एक स्विच है, मतलब हमारे जहाँ पे प्लग हम लोग लगाते हैं, ये 2 स्विच के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस जो हमारा अपना स्विच समझ लो है, ये आपका प्लग है जो आपको लगाना है, तो ये है ना प्लस है और ये माइनस है तभी आपका लगेगा। बट हमारा अगर इसका है ना उल्टा क्या होता है, एसी करंट में क्या होता है कि अगर आपने एक स्विच है आपका विद द प्लस एंड माइनस, अगर आपका प्लग है ना उल्टा भी लगाते हैं आप, अगर ना ये प्लस है ये माइनस है और ये माइनस है प्लस है तो फिर भी ये काम करेगा। बट अगर डायरेक्ट करंट होता है, ये इधर मैं लाइन बना दूं, अगर डायरेक्ट करंट होता है ये पॉजिटिव होता, ये आपको मैंने प्रैक्टिकली बता दिया। अगर हम लोग ना इसका ग्राफ में देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है डायरेक्ट करंट का। सो हमारा जो डायग्राम अगर हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसको पैरेलल होता है, कौन, डायरेक्ट करंट।
ये ना चेंज होता, बट इंस्टेड अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की देखें तो हमारा जो ये एक्स एक्सिस होता है, 1 सेकेंड, हाँ एक्स एक्सिस होता है, तो ये कुछ इस तरह से ना फ्रीक्वेंसी ऐसा बनाता है, ये ऑसिलेशन होता है, मतलब ये ऊपर जाता है, कभी हाफ सेकंड के बाद नीचे आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है। तो ये आपको समझ गया होगा कि डायरेक्ट करंट क्या होता है और अल्टरनेटिव करंट क्या होता है। मैं एक सिंपल सा बता दिया हूँ, क्योंकि हमारा वो टेक्स्ट बुक है ना रेड्यूस है, तो हम लोग उसका इतना डीप नॉलेज नहीं लेंगे, बस ऐसा ऊपर ऊपर मैंने बता दिया आपको कि डायरेक्ट करंट और एसी करंट और डीसी करंट में क्या फ़र्क होता है। होप आपको समझा होगा। और जो 5 जन ने गलती की है कि हमारे घर पे सप्लाई आता है वो एसी करंट होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन था कि होम सप्लाई डीसी करंट में आता है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सो होप आपको समझ गया होगा। आपने अभी गलती कर दी, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपके पॉइंट्स कम होंगे, बट आपने यही गलती वापस रिपीट करके सीटी में की तो आपके मार्क्स कम होंगे। सो डोंट डू रिपीटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक एवरी टाइम। तो हम लोग अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, तो उससे पहले हम लोग स्कोर बोर्ड देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्कोर बोर्ड नहीं चेंज हुआ है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन हमारा ये है कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल थंब शोज द मोशन, मीन्स मोशन ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं हम लोग। इंडेक्स फिंगर जो होता है हमारा शोज डैश, क्या शोज करता है वो बताना है आपको। मिडल फिंगर शोज डैश, मतलब वो क्या बताता है वो बताना है। तो इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर क्या होता है, अगर आपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपके लिए हार्ड नहीं होएगा। तो लेट्स सी कितने जन इसका आंसर राइट देते हैं। हम ऑप्शन देखते हैं तो यस, हमारा जो ग्रीन ऑप्शन है वो राइट है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस करंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट हैंड रूल देखेंगे तो ये काफ़ी यूज होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने में। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अगर हम लोग थंब देखें तो वो मोशन शो करता है, और जो हमारा इंडेक्स फिंगर है ना वो क्या चूज करता है, वो क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारा मिडल फिंगर है वो इंड्यूस करंट। अब यहाँ पे कोई जन के क्वेश्चन होंगे तो मैं बता दूँ सिंपली। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा थंब होता है वो ऊपर होता है, यहाँ पे हमारा इंडेक्स फिंगर है और ये मिडल फिंगर है। सो यस, अब ये डायग्राम के ऊपर मत हंसना, क्योंकि ये ना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर आर्ट नहीं दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे हमारा जो थंब है ये ना शो कर रहा है मोशन को। 1 सेकेंड, थंब शोज द मोशन ऑफ द कंडक्टर, यस। देन वी हैव द इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर क्या शो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये मोशन में आपको ये हटा देता हूँ, यहाँ पे मोशन में आपको कंफ्यूजन होगा। हम लोग यहाँ पे ना फोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स के ऊपर ये ना हमारा जो कंडक्टर चेंज हो रहा है। फिर बाद में हमारा जो एम से डिनोट क्या कर रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड को। तो फिर हमारा जो मिडल फिंगर है, आप अपना हाथ देखोगे तो ये जो मिडल फिंगर है, बड़ा वाला उंगली, मिडल फिंगर, वो क्या शो करेगा आपको, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट को मैं इसको सी से डिनोट करता हूँ, सी से। अगर आपको सिंपली याद करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा था पहले एफ, सेकेंड लिखा था एम, थर्ड लिखा था सी। अब इसका एक है ना मिनिमोनिक्स बना लो जो आपको याद हो सके, वो है फादर मदर चाइल्ड, या फादर मदर इंड्यूस चाइल्ड भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि आई सी होता है ना इंड्यूस करंट। तो यहाँ पे एफ क्या हो गया, फादर, एम क्या हो गया, मदर, और यहाँ पे क्या हो गया, आई सी, इंड्यूस करंट। होप आपको ये ना याद करने में इजी पड़े। तो हमारा पहला क्या है, फादर, सेकेंड क्या है, मदर, एंड थर्ड क्या है, इंड्यूस करंट। तो थंब क्या शो करेगा, फादर को। फादर मतलब फोर्स ऑफ कंडक्टर या मोशन ऑफ कंडक्टर। एम जो हमारी मदर है वो क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा मिडल फिंगर है वो शो करेगा इंड्यूस चाइल्ड, मतलब इंड्यूस करंट। होप आपको ये कुछ अच्छा लगा होगा जो आपको नया सीखने को मिला, नहीं तो बहुत जन को तो मालूम भी होगा। यहाँ पे जिन्होंने गलती कर दी उनको बता दूं, 3 जन ने चूज किया है रेड ऑप्शन को। रेड ऑप्शन में था मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो आपका आंसर राइट है, बट यहाँ पे आपने नोटिस नहीं किया कि ये राइट हैंड रूल है। यहाँ आप देख सकते हो राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल में जब भी हम यूज करते हैं वो क्या के लिए यूज करते हैं, इंड्यूस करंट फाइंड करने के लिए। पर यहाँ पे जो वर्ड है वो सिर्फ करंट है। सो टेक, मतलब आप है ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, फिर ऑप्शन चारों को पढ़ा करो अच्छे से, एंड देन क्लिक ऑन योर आंसर। सो यहाँ पे ना इंड्यूस करंट आना चाहिए था, बट ऑप्शन में सिर्फ करंट है। सो रेक्टिफाई योरसेल्फ, आपकी जो सिली मिस्टेक है वो आप है ना रिपीट मत करना सीटी में। आप है ना येलो ऑप्शन बहुत जन ने चूज किया था, यहाँ पे लिखा था इंड्यूस करंट एंड फोर्स ऑफ कंडक्टर। इंड्यूस करंट तो सही था, बट फोर्स ऑफ कंडक्टर, ऑलरेडी मोशन ऑफ कंडक्टर हमारा थंब शो करता है, तो वो मिडल फिंगर फोर्स ऑफ कंडक्टर क्यों शो करेगी। सो यस, आपको समझ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन सीटी में एक्चुअली में आते हैं, जो आपको लगेगा कि ये भी आंसर राइट है वो भी आंसर राइट है, क्योंकि यहाँ पे रेड ऑप्शन और ग्रीन ऑप्शन सही, मतलब एक्जैक्टली सेम तो नहीं था बट सिमिलर थे।
बट डिफरेंस क्या था, इंड्यूस करंट के ये जो वर्ड है इंड्यूस उसमें था। तो होप आपको ये समझ गया कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। तो हम लोग अभी स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं एंड हियर आई कैन सी दैट टॉप 3 के जो प्लेयर्स है उनके बस पॉइंट्स बढ़े हैं और जो नीचे होंगे उनके बड़े होंगे और 4th और 5th पोजीशन के पॉइंट्स नहीं बढ़े हैं। एंड शायद अभी हमारा जो क्वेश्चन है डबल पॉइंट्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सब रेडी हो जाइए। अगर आप टॉप 5 के नीचे हो तो आप टॉप 5 के अंदर आ सकते हो और अगर आप 5th पोजीशन पे हो तो आप फर्स्ट पे आ सकते हो। सो लेट्स टू मूव टू आवर डबल पॉइंट्स क्वेश्चन। तो हमारा 17th क्वेश्चन है, डबल पॉइंट का क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज 1 किलोवाट आवर। मैंने पहले क्वेश्चन दिया था 1 किलोवाट आवर को क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं, बट यहाँ पे तो वैल्यू पूछी है। सो अब मुझे देखना है कितने जन ने वैल्यू तो पढ़ी है कि या नहीं, क्योंकि जब हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उस वक्त वैल्यू इंपॉर्टेंस करता है। सो अगर आपको नहीं मालूम तो आप सॉल्व कर लो, तो आप सॉल्व कर लो एंड आपके पास यहाँ पे मैं 60 सेकेंड्स दे रहा हूँ, मीन्स 1 मिनट, क्योंकि कोई जन होते हैं जिनको याद होगा कि कैसा इसको आंसर निकाल सकते हैं, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यू एक्चुअली आई कैसी है। एंड वन मोर थिंग, चारों ऑप्शन पढ़ना क्योंकि ये चारों ऑप्शन कंफ्यूजन वाले हैं। एंड यार आई कैन सी यहाँ पे वापस फ्रीक्वेंसी बन चुकी है, रिडियम बन चुका है 2422। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये आंसर कैसे आया। सो आप ध्यान से सुनना क्योंकि ये इतना हार्ड तो नहीं है, बट माइट भी एग्जाम में वैल्यू पूछ ले। न्यूमेरिकल्स तो कम चांस है आने के, बट शायद वैल्यू आ जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मालूम नहीं कि ये आंसर कैसे आया तो मैं बता दूं। 1 किलोवाट आवर दिया हुआ था, 1 किलोवाट आवर। सो हमारा जो 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। और इसमें लिखा था आर, मतलब 1 घंटे की बात हो रही है, इंटू 1 आवर। अब ये 1000 वाट को ऐसे रखेंगे हम लोग, बट अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में लिखा था वाट सेकंड, तो वाट मिल गया हम लोग को, बट सेकंड करना है। तो ये कहाँ पे आएगा? 1 आवर का अगर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में टोटल 3600 सेकंड्स होते हैं। कितने होते हैं? 3600। 1000 वोट्स और 3600 हमारे सेकंड्स होते हैं। अब जब इसको मैं कंडेंस करूंगा तो हमारे जो 36 है वो ऐसे ही रहेगा, इनटू जो हमारे जीरो है ना वो एक जगह पे आ जाएंगे। इधर 3 जीरो थे, इसको मैं रेड से दिखाऊंगा तो अच्छा रहेगा। तो हमारे यहाँ पे 3 जीरो थे और यहाँ पे 2 जीरो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 जीरो, तो 10⁵ और ये हमारा जो वॉट है सेकंड है वो बाजू में आएगा, वॉट सेकंड। होप आपको समझ गया होगा कि ये आंसर कैसा आया। एंड हमारा आंसर क्या है? 36, इसको मैं 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकेंड। ये आपको कन्वर्जन करना था किलोवाट आवर से वॉट सेकेंड में करना था। तो मैं आपको बता दिया कि आंसर कैसा आया, एकदम ईजी था। इसके लिए मैंने आपको 60 सेकंड दिया। एंड यहाँ पे डबल पॉइंट देखते हैं कितने जन को मिलते हैं। तो आंसर क्या हमारा 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकेंड। और ये ऑप्शन देखा जाए तो हमारा येलो ऑप्शन राइट है। आप बहुत जने दो रेड ऑप्शन चूज किए, तो उनको बता दूं कि यहाँ पे 36 इंटू 10⁵ दिया हुआ था, बट यहाँ पे पॉइंट भी तो है। ये हमारे बुक में कैसे दिया हुआ है? 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड, ये हमारे बुक में दिया हुआ है। बट मैंने क्या किया, ये तो 3 पॉइंट हटाने के लिए मैंने क्या किया, इसको 36 कर दिया इंटू ये जो 6 था इसको 5 कर दिया। मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता था, देखना चाहता कि एक्चुअल में आपने उसको समझा है या रट्टा मारा है। तो है ना, रट्टा भी आपने मारा तो गलत मारा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेयर्स है 6 प्लेयर्स इज गिवन द रॉन्ग आंसर, सिर्फ 4 जन ने राइट दिया है। तो आपको समझ गया होगा कि ना मैंने 36 इंटू 10⁵ कैसा आंसर आया। और ना यहाँ पे ना ये जो 3.6 है, अगर ये 3.6 होता तो 10⁶ आता, बट यहाँ पे 10⁵ है, तो 3.6 आपका आंसर गलत है। किन्होंने चूज किया है ब्लू ऑप्शन, तो ब्लू ऑप्शन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻7, ये तो जीरो बढ़ाते आ रहा है, तो ये भी आंसर आपका गलत है। देन यहाँ पे है 35 तो होता ही नहीं है। सो यस, आपको समझ गया होगा कि आंसर कैसा है। एंड आई कैन सी सिर्फ 2 प्लेयर्स ने राइट आंसर दिया है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे 4 प्लेयर्स ने गलती की है और सिर्फ 2 जन ने राइट दिया है। तो लेट्स सी कि वो 2 जन कौन है जिन्होंने राइट आंसर दिया है और जिनको डबल पॉइंट्स मिले हैं।
सो लेट्स सी द स्कोर बोर्ड एंड यहाँ पे शैबी ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं और वो 5th पोजीशन पे आ चुके हैं। शैबी आप कंटिन्यू करो और टॉप 5 के नीचे जो है वो भी ट्राई करो कि डबल पॉइंट्स क्वेश्चन है तो आपको भी ऊपर आना है ही है। और टॉप 5 वाले हैं मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप है ना अपने पोजीशन को मेंटेन रखिए, आप नीचे मत जाइए। तो हमारा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हमारा 18th क्वेश्चन है, डबल पॉइंट्स का क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सोबर, फिर भी आपके पास क्वेश्चन मार्क है कि कौन सा प्रिंसिपल है, क्योंकि मोटर का प्रिंसिपल तो क्योंकि आपको जनरेटर का मालूम होगा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, बट उसका प्रिंसिपल जो है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट मोटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है एंड लेट मी सी कि कितने जन राइट आंसर देते हैं कितने जन रॉन्ग, क्योंकि डबल पॉइंट्स के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में टफनेस तो होना ही चाहिए और वही मैंने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे फिर से कोई 2 जन है जिन्होंने आंसर राइट दिया है एंड 8 पार्टिसिपेंट्स हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। और मुझे मालूम था कि बहुत जन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चूज करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही आपने पढ़ा है, हमने दूसरा तो पढ़ा ही नहीं है। बट जब हम लोग मोटर जब हम लोग देखते हैं उसका जो प्रिंसिपल होता है वो कभी काम करता है जब फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये उस प्रिंसिपल पे काम करता है मोटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कभी आएगा जब जनरेटर दिया रहेगा। तो प्लीज अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए, सिली मिस्टेक पे अपने मार्क्स को मत खोइए। एंड एक जन ने चूज किया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अरे भाई वो रूल है, वो प्रिंसिपल नहीं है। प्लीज चेक कीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है आपको। मैंने हर बार बोला क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस करो, आधा आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। आपने मोटर पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा कि मोटर में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, तो उसके ऊपर कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है याद रख लो आप। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट है, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है तो आपको थोड़ा हार्ड पड़े, बट याद रखो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रिंसिपल ऑन विच मोटर वर्क्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आंसर कभी आएगा जब आपको जनरेटर पूछा रहेगा। तो होप आपको समझ गया कि जनरेटर और मोटर में कौन सा प्रिंसिपल काम होता है। जनरेटर में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मोटर में होता है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। और किसी एक ने चूज किया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो भाई आपको ना रूल नहीं पूछा था, आपको प्रिंसिपल पूछा गया था। रूल तो सिर्फ ये फाइंड करने के लिए होता है कि ना करंट कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, फोर्स ऑफ कंडक्टर कहाँ है, मोशन ऑफ कंडक्टर कहाँ है, ये फाइंड करने के लिए होता है। तो होप आपको समझ गया कि आपकी सिली मिस्टेक कहाँ पे हो रही है जो कि आपको रिपीट नहीं करना है। हम अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले स्कोर बोर्ड देखते हैं कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो 5th पोजीशन है वही हर बार चेंज हो रहा है एंड पूर्वा वापस स्कोर बोर्ड में 5th पोजीशन पे आ चुके हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th पोजीशन मेंटेन है। चलो फिर हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज 19th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज ऑफ डबल पॉइंट्स। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है बल्ब का, करंट कितना है 0.45, तो पावर क्या हुआ। आपके पास 60 सेकंड्स है, टाइम बाउंड आपका थोड़ा बढ़ा दिया गया है 30 सेकंड से 60 सेकंड से। सॉल्व इट एंड राइट द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। आपके पास 60 सेकंड से मतलब कंप्लीटली 1 मिनट है, तो आप ना सॉल्व कर लो, नहीं तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा आपको। फिर भी देखते हैं कितने जन को पावर का फॉर्मूला मालूम है। एकदम इजी फॉर्मूला है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर एकदम इजी, इन अ सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी मैंने आपको 1 मिनट दिया है, डोंट वरी, क्विज खत्म होने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर राइट क्या है। एंड यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 30 सेकंड पास हुए हैं और 3 जन ने आंसर घाई में दिया है, या उनको मालूम होगा इसका आंसर क्या है। फिर भी घाई मत कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड देन राइट द आंसर। एंड लेट्स से कितने जन को एक्चुअल में फॉर्मूला मालूम है, क्योंकि इसका जो बेस है, फाउंडेशन है ये क्वेश्चन का, सिर्फ फॉर्मूला पर है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वोल्ट इनटू करंट। एंड यार आई कैन सी अभी तो नंबर ऑफ प्लेयर्स है वो एकदम ही कम हो गए, सिर्फ एक ही जो स्टूडेंट्स है या पार्टिसिपेंट्स है उन्होंने आंसर राइट दिया है एंड बाकी सब ने आंसर रॉन्ग दिया है। क्यों आपने ऐसा क्यों किया? सो डोंट वरी, मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर कैसा है, क्योंकि ये एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको एक न्यूमेरिकल्स दे दिया एंड माइट भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं पावर का फॉर्मूला, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला जिसको मालूम था वो एकदम इजीली कर सकता है इसको। तो पावर का फॉर्मूला जो होता है हमारा वोल्ट इनटू करंट होता है।
वोल्ट इंटू करेंट। तो हमारा वोल्ट कितना दिया था 220 इंटू 0.45 सॉरी 0.45। तो यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो है ना पॉइंट से कितना हो जाएगा 222 अपॉन 4.5 हम लोग को करना पड़ेगा। ये जो जीरो है मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो 4.5 आएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता 22 इंटू 45 तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 to the 10 5 to the 10 11 इंटू 4 to the 8 एंड 4 to the 8। अगर मैं इसको ऐड करूं यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको 110 प्लस 880 सो 819 तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 990। अगर आपने देखा होगा तो ऊपर एक पॉइंट था तो अगर पॉइंट लगाऊंगा मैं तो कितना आंसर आएगा 99। सो यस हमारा जो आंसर है वो 99 वोल्ट आएगा एंड यस इट इज गिवन इन द येलो ऑप्शन। तो कोई एक ही जन है जिन्होंने राइट आंसर चूज किया है दैट इज 99 वोल्ट। और तो होप आपको समझ गया होगा कि इसका आंसर कैसा है। जैसे हम लोग है ना पावर का फॉर्मूला लगाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर दैट इज 99 वोल्ट। सो डोंट वरी अगर आपकी अभी गलती हो गई तो डोंट रिग्रेट योरसेल्फ, प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो प्रैक्टिस के लिए बना है और बाद में इसको यूज़ करते हुए हमारी प्रैक्टिस को हम सीटी को अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे स्कोर बोर्ड एंड स्कोर बोर्ड से बाद हमारा पोडियम आएगा लास्ट क्वेश्चन के बाद और देखते हैं आज हमारे राजा रानी और सिपाही कौन है। और यहाँ पे देख सकता हूँ सिर्फ वो एक पार्टिसिपेंट कौन है अनिरुद्ध है जिन्होंने राइट आंसर दिया है एंड आई एम हैप्पी कि आपको मालूम था पावर का फॉर्मूला। सो डोंट फील मैंने आपको बता दिया कि पावर का फॉर्मूला क्या अगर एग्जाम में भी आया तो आप ये कर सकते हो। तो अभी बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर और उसके बाद फिर हम लोग राजा रानी के बारे में देखेंगे कि कौन राजा रानी है पोडियम पर। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डबल पॉइंट्स का है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, चारों ऑप्शन पढ़ना एंड देन गिव द आंसर, गाय मत करना। क्वेश्चन क्या है हमारा, एसी जनरेटर के अंदर डैश रिंग्स यूज होते हैं, कौन से रिंग्स यूज होते हैं, और डीसी जनरेटर के अंदर कौन से रिंग्स यूज होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी मुझे मालूम है कि बहुत जन कंफ्यूज होंगे कि भाई ये कौन से रिंग की बात हो रही है। वेडिंग रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्रेंडशिप रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जनरेटर की रिंग की बात हो रही है। सो लेट्स सी कितने जन राइट आंसर देते हैं। 5 जन का आंसर आ चुके हैं, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड से 5 3 2 1 एंड द टाइम इज अप। एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ none of the participants has given the right answer। so मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या राइट आंसर है। यहाँ पे लिखा था एक एसी जनरेटर। अगर आपने एसी जनरेटर का अपने बुक में डायग्राम देखा होगा, हमारे जो बुक है लास्ट पे, हाँ जो चैप्टर का लास्ट पेज है वहां पर ये, तो वहाँ पे ऐसे ना दो एक ना एक्सेल होता है हमारा, ये समझ लो रॉड जिसको हम लोग एक्सेल बोलते हैं। तो ये 2 रिंग्स होते हैं अलग अलग। तो ये जो 2 रिंग्स होते हैं इसको क्या बोलेंगे, स्लिप रिंग्स। स्लिप क्या आया वर्ड, स्लिप। मेरे ना प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, स्लिप बोल रहा हूँ मैं, SLIP। तो स्लिप हो गया, पहला हो गया, पहले का आंसर क्या आएगा स्लिप। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, पहले का आंसर आएगा स्लिप। 1 सेकेंड, तो पहले का आंसर आएगा स्लिप, क्योंकि है ना यहाँ पे जो हमारा डायग्राम में है वो एक एक्सेल होता है और वहाँ पे 2 रिंग होते हैं, स्लिप मतलब जो स्लिप होते हैं, स्लिप रिंग। अब जो हमारा है ना डीसी जनरेटर है, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा तो वहाँ पे ना पहला या सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि डीसी जनरेटर में हम लोग स्प्लिट रिंग्स यूज करते हैं। तो मैं बता दूं स्प्लिट रिंग्स क्या होता है। ये हमारा एक्सेल है, लेट मी टेक द रेड, थोड़ा सा बोल्ड। तो ये हमारे रिंग जब होते हैं ना, तो ये रिंग है ना ऐसे होते हैं, 2 होते हैं आधे आधे। तो इसको क्या बोलते हैं, ये पूरे अक्खे रिंग का आधा टुकड़ा होता है, तो उसके बाद स्प्लिट मतलब टूट गया है वो। स्प्लिट मतलब बोलते हैं स्प्लिटिंग, मतलब आधा आधा हो जाना, अपने हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाना, तो स्प्लिट रिंग्स आएगा। तो सेकंड क्या आएगा, स्प्लिट, SPLIT इज द आंसर। तो ये ऑप्शन अगर देखेंगे आप, पहला स्लिप है, सेकंड स्प्लिट है, तो ये कहाँ पे है, ग्रीन ऑप्शन पे। तो हमारा जो ग्रीन ऑप्शन है वो राइट है। होप आपको समझा होगा कि ये आंसर कैसा आया। और यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ कि सिर्फ किसी ने आंसर ही नहीं दिया, तो ये एक चीज़ कुछ नई सीखने को मिली जो आपको कंफ्यूज कर सकती थी सीटी के एग्जाम में। तो हमारा ये कि ना मोटिव होता है कि डेली हम लोग चैप्टर ही नहीं पढ़े और उसके साथ से कुछ नया भी सीखते हुए जाए। एंड किसी ने चूज किया राउंड एंड अनराउंड। सो राउंड एंड अनराउंड हमारे बुक में ऐसा कुछ शब्द ही नहीं है। यहाँ पे मैं कंफ्यूज करने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया था, तो आप अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए
और यहाँ पे बिलो ऑप्शन आपने चूज किया है स्प्लिट रिंग्स एंड स्लिप रिंग्स, बट यहाँ पे वर्ड था जनरेटर। तो जनरेटर में हम लोग जब एसी जनरेटर होता है तो पहले आएगा स्लिप, और सेकंड जब डीसी जनरेटर होता है तो क्या आएगा स्प्लिट। तो आप है ना ऑर्डर भी देखिए, कभी कभी सीटी में ना क्वेश्चन कैसे आते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा, मगर कभी कभी ऑर्डर में भी प्रॉब्लम होता है। पहला है ना फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। सो होप आपको कुछ नया सीखने को मिला एंड यू विल कम टू नो कि हाउ द सीटी क्वेश्चन विल बी मेड। अगर आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जा रही है तो आपको सीटी का एग्जाम इतना हार्ड नहीं पड़ेगा। तो अभी बारी है राजा रानी की खोज करने की। तो यहाँ पे तो लास्ट पॉइंट्स तो किसके बड़े ही नहीं है, तो आपको होप आपको समझा होगा कि कैसे है ना स्प्लिट ग्रीन ऑप्शन राइट है। पहले आएगा स्लिप क्योंकि उसके अंदर एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स यूज होता है। सेकंड आएगा स्प्लिट क्योंकि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स यूज होता है। अगर आपको है ना चाहिए तो आप है ना अपना चैप्टर का लास्ट पेज खोलना और वहाँ पे पढ़ लेना, तो आपको समझ जाएगा ये चीज़। वैसे मैंने तो आपको समझा ही दिया हूँ। तो अभी हम लोग पोडियम की ओर बढ़ते हैं एंड इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पोडियम है 12 आउट ऑफ 20 पूजा, इन्होंने 12 आंसर राइट दिया है। 16 आउट ऑफ 20 अनिरुद्ध एट द सेकंड प्लेस, इन्होंने 16 आंसर। एंड आई कैन सी आज के हमारे राजा रानी यस जीके कल्याणी, आई थिंक तो यस जीके कल्याणी है वो, और वो आज हमारे रानी है एट द 16 आउट ऑफ 20। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ तो मैंने देखा ही नहीं, फोर्थ पे शायद है ना सत्यम थे एंड फिफ्थ को देखना था मुझे। तो हम लोग वापस पोडियम को देखते हैं। थर्ड पोजीशन पर है पूजा, सेकंड पोजीशन पर है अनिरुद्ध, फर्स्ट पोजीशन पर है हमारे क्वीन जीके कल्याणी मीन्स कल्याणी। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ देखा जाए तो कौन है वो, आई एम सत्यम एंड पूर्वा। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, क्योंकि आपने अच्छे से खेला, आपको कुछ नया सीखने को मिला। एंड आई होप कि जो आपको मिस्टेक मैंने बताया सिली मिस्टेक वो आप सीटी में रिपीट नहीं करेंगे एंड यू विल स्कोर मोर हाई देन योर एसएससी रिजल्ट। आपको सीटी में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। अगर आपने कम किया है एसएससी में, तो अगर एसएससी में आपने ज़्यादा किया है तो सीटी में तो ज़्यादा करना ही करना है, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपके एक्चुअल में 10th में कितनी पढ़ाई हुई है। तो चलो फिर आज का हमारा काउट के सेशन को बंद करते हैं। थैंक यू।